प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भोपाल में बोला गया। आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में, जिसमें प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी ही इंडिया की पहचान है, एप्लीकेबल हो पाएगा, इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है? आपने पुरानी बात सुनी है, असमानता में समानता, भारत की यही विशेषता, भारत की यही विशेषता है। कितने ही हम विषम परिस्थितियों में चले जाएं लेकिन हम एक हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यही कहता है, आप किसी भी जाति से रहो, किसी भी धर्म से रहो, हमें एक रस्सी में बंध के रहना है, तो एक कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अब अलग अलग चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उसमें कितना कानून भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। न्याय किसको सुनाए? मुस्लिम को मुस्लिम के हिसाब से न्याय सुनाए, हिंदू को हिंदू के हिसाब से, ईसाई को ईसाई के हिसाब से, सिख को सिख के हिसाब से। अगर एक लो होगा तो सबको एक बराबरी की नज़र से देखा जाएगा, इसमें बुराई क्या है? पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आर्टिकल 29 राइट टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 25 और 26 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इन सबको वायलेट कर रहा है, इन सब के विरुद्ध है। विरुद्ध कुछ नहीं है, समय के साथ इतिहास बदल देना चाहिए था, इतिहास नहीं बदला, उसकी हमको भरपाई करनी पड़ रही है। जो अल्पसंख्यक 2 करोड़ थे 1947 में, 2014 2022 आते आते अब 35 से 40 करोड़ हो गए। क्या आपकी नज़र में वो अल्पसंख्यक हैं? वो तो बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक तो बनिया है, बौद्ध है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। अगर उनको जातियों में डिवाइड कर दोगे तो सही अल्पसंख्यक तो जाति आधार पे हम लोग हैं, जैन है, ब्राह्मण है। जो मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को एक मान के चलती है वो थोड़ी ना बटी हुई है, वो तो एक है आज भी, तो वो 30 करोड़ हैं। और अगर तुम मुस्लिम जाति आधार पर सारी जातियों को अलग कर दो तो सारे लोग अल्पसंख्यक हैं। हम अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक, आप भी अल्पसंख्यक हो अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो। जैसे अश्विनी उपाध्याय जो लॉयर हैं, जो यूसीसी के लिए काफ़ी टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना है कि जो यूसीसी जैसी चीज़ है वो मतलब राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के लिए इंडिया में लाना बहुत ज़रूरी है। इससे जो मुस्लिम विमेन है, पारसी विमेन है और जो क्रिश्चियन वुमेन है, इनके अपलिफ्टमेंट में बहुत हेल्प होगी। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? देखिए, जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया था तो उस पर भी सब कह रहे थे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ ना, मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिली। तो ये जो है कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये भी मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी देगा। अश्विनी उपाध्याय ने, उन लॉयर ने, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने ड्राफ्ट रखा है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में बात की गई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आएगा, क्योंकि वो देश के हित में है। अगर एक घर में 10-10 20-20 बच्चे होते जाएंगे, फिर लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। भाई, पहले जिन साधनों का उपयोग 2 लोग कर रहे थे, आज 20 लोग कर रहे हैं, तो साधनों का अभाव हो रहा है। साधनों का अभाव होगा तो बेहतर है कि उसको लाया जाए जनसंख्या नियंत्रण बिल को। साधनों के अभाव में आप 2 लोगों की रोटी को आप 20 लोगों में तो डिवाइड नहीं कर सकते ना। अगर 20 लोगों में डिवाइड हो रही तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम वही है भारत में जो क्रिएट हो रही है। जो 12-12 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनके ऊपर काबू होना चाहिए। और हिंदू समाज तो समझ गया था, हम तो हमारे 2 को फॉलो कर रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को बैकअप करती है, उनके सपोर्ट में है, पर उनका कहना है कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ कर रही है। क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई बीजेपी द्वारा, जैसे उत्तराखंड में की गई और गुजरात में की गई, वो इलेक्शन से पहले की गई, पर और बीजेपी स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई बात नहीं की जाती। पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, बीजेपी अगर राजनीतिक पार्टी है तो आम आदमी पार्टी भी राजनीतिक पार्टी है। अगर वो समर्थन बीजेपी का कर रही है तो वो भी अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है, कोई अलग से नहीं है, वो कोई दूध के धुले नहीं है। तो जिस पार्टी का राजनीतिक हित जहाँ सदेगा, जिस वोट बैंक की तरफ सदेगा, क्योंकि अब केजरीवाल जी को भी लगने लगा है केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को फॉलो करके वो केंद्र के चुनाव में मोदी जी को टक्कर नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो मोदी जी की हाँ में हाँ बढ़ा रहे हैं, ताकि वो तुष्टीकरण का दायरा बढ़ के हिंदू समाज में भी पहुँचे और हिंदू लोग भी आम आदमी पार्टी को वोट करें, केवल मुस्लिम कम्युनिटी वोट ना करे। तो वो तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी की मानसिकता को फॉलो कर रहे हैं, वो भी राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे तो जिस तरीके से वो बीजेपी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था, उनका ये कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब डिज़ायरेबल नहीं है। हिंदुस्तान जैसे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना इम्पॉसिबल है, डिज़ायरेबल नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हिंदुस्तान जैसे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो पाएगा? कोई भी चीज़ इस देश में इम्पॉसिबल नहीं है, इस देश में क्या पूरी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। आज से 50 साल पहले कोई नहीं कहता था आप जैसी बेटी आके यहाँ माइक पकड़ेगी और हमसे सवाल करेगी। सोचता था क्या? AI जैसी
टेक्नोलॉजी आज भारत के पास भी आ गई, अमेरिका में चल रही, कोई सोचता था कि होगा, लेकिन बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव कहता है कि अब चीज़ें बदलनी चाहिए देश में। हमेशा आप एक ही समीकरण, एक ही दिशा में नहीं चल सकते हो, आपको एक समय के बाद दूसरी दिशा की भी आवश्यकता होगी। आप हमेशा एक ही कुएं से पानी नहीं पी सकते, एक कुआं सूख जाएगा तो अगले संसाधन की तलाश में आप अगली जगह जाओगे। तो भारत कर रहा है, विकल्प ढूंढ रहा है, कहीं देश को कैसे एकत्रित किया जाए, देश को कैसे एक किया जाए। अगर हम देश को एक करने की बात करें तो उसमें बुराई क्या है। जैसे प्रधानमंत्री ने कल के अपने भाषण में कहा था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एप्लीकेबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि भारत एक परिवार की तरह है। तो इस पर ऑपोजिशन ने ये सवाल उठाया है कि भारत अगर एक परिवार की तरह है तो बुलडोज़र बाबा का क्यों नारा चलता है, क्यों मुस्लिमों के घर तोड़े जाते हैं। जो आप बुलडोजर की कार्रवाई कह रहे हो वो बुलडोजर कार्रवाई नहीं है, बच्चे का कान पकड़ के ठीक किया जा रहा है। अगर बच्चे को खुला छोड़ देंगे ना, संस्कार नहीं देंगे, अच्छी चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो बच्चा बिगड़ेगा। तो हम असामाजिक तत्वों को ये फॉलो कराने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जो असामाजिक तत्व देश को बिगाड़ना चाह रहे हैं, देश की एकता अखंडता को हानि पहुँचाना चाह रहे हैं, अगर उनका कान आज नहीं पकड़ा गया तो कल देश उसी हाल में पहुँच जाएगा जिस हाल में आज पाकिस्तान है। जैसे CA NRC के टाइम देश में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गई, शाहीन बाग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गई। आपको लगता है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोटेस्ट उठेंगी शाहीन बाग जैसे एरियाज़ में? देखिए, प्रोटेस्ट कौन कर रहा है पहले तो ये आप देखो। प्रोटेस्ट वही लोग कर रहे हैं जो फंड पे आधारित मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। कोई 1000 रुपये की दहाड़ी पे जाके बैठ जाता है, कोई 2000 की दहाड़ी पे, कोई 500 की दहाड़ी पे। एक काम करने वाले लोग हैं, ये तो नहीं जाएंगे प्रोटेस्ट में, तो अपना खान सफाई करेंगे, 100 रुपये कमाएंगे मेहनत करके। जिसे मेहनत नहीं करना है वो इनलीगल प्रोटेस्ट में जाएगा, इनलीगल गतिविधियों को बढ़ावा दे। तो ऐसे आंदोलनकारी क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आंदोलनों को वेरीफाइड नहीं किया जा रहा है, आइडेंटिटी के साथ आंदोलन नहीं हो रहे हैं। अगर किसानों का आंदोलन है तो किसानों को ही उसमें भाग लेना चाहिए, अगर मुस्लिमों का आंदोलन है तो मुसलमान ही उसको आगे बढ़ाएं। अब होता यह है कि एक आंदोलन होता है किसानों का आंदोलन, और उसमें पहलवान भी आ रहे हैं, जो सरकार विरोधी गतिविधि करने वाले संगठन है वो भी आ रहे हैं, जो चीन से लोग फंड पे आधारित है वो फंड लेके यहाँ बैठ रहे हैं। तो भाई जब तक वेरिफिकेशन आंदोलनों का नहीं होगा, अगर आप पर हेड ID जमा करने लगो प्रशासन के पास तो देखो कितने आंदोलनकारी आएंगे, मुश्किल से 100-200 आंदोलनकारी इकट्ठे हो पाएंगे आइडेंटिटी के हिसाब से। क्यों? अगर आपकी आइडेंटिटी सरकार के पास रहेगी और आपने आंदोलन में लेके कुछ गलत गतिविधि की तो बुलडोजर आपके घर भी चल जाएगा कल। तो वेरीफाइड आंदोलन होना चाहिए। अगर सरकार से मैं कहूँगा अभी भी जो असामाजिक तत्व देश को अखंडित करने के लिए बार बार आंदोलनों का सहारा ले रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बेहतर विकल्प है कि आप आइडेंटिटी प्रूफ लाओ और आंदोलन में बैठो खूब। और सरकार ये भी कहे अगर आम आदमी की संपत्ति का नुकसान होता है, सरकार की संपत्ति का नुकसान होता है तो वसूली भी उन लोगों से की जाए। तो इनलीगल तरीके से जो भी काम हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय करे चाहे हिंदू समुदाय करे, तो कानूनी तौर पे उसका विरोध होना चाहिए। अगर हिंदू भी है ना इनलीगल तरीके से कहीं मंदिर बना दे रहा है, कहीं पत्थर रख के पूजा शुरू कर दे रहा है, तो उसका भी विरोध होना चाहिए। क्योंकि इस देश में इनलीगल तरीके से अगर ऐसे ही काम होते रहे तो देश तो एक दिन लड़ के ही ख़त्म हो जाएगा। हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश से युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे घर में ही इतने दुश्मन पैदा हो जाएंगे। ओवैसी ने एक बयान दिया है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं हिंदूज़ को, उससे अराउंड 3060 करोड़ 3060 करोड़ का फ़ायदा मतलब नुकसान होता है देश को और फ़ायदा होता है हिंदूज़ को, क्योंकि टैक्स बच जाता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? OBC जैसे लोग हैं ना, छोटी मानसिकता के लोग हैं, और उनके ऊपर टिप्पणी करना भी हमारा एक आम आदमी का अपमान है। और ऐसे आदमी को टिप्पणी करके हम अपना अपमान क्यों करें? OBC केवल हिंदुओं को देख रहे हैं, मुसलमानों को क्या बेनिफिट हो रहा है ये तो देख ही नहीं रहे हैं। और सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। OBC केवल मुस्लिम लीग पे आधारित विचारधारा रखते हैं, हम हिंदुस्तान पे और भारत पे आधारित विचारधारा रखते हैं। अगर हमारे जैसे लोग बात करते तो आज पाकिस्तान नहीं बनता। मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम लीग जैसी संस्थाएं इस देश में पैदा हुई, उसका कारण है कि आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश भारत से विभाजित हुए। भारत राष्ट्र था पहले से, अखंड भारत राष्ट्र था, तो हमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्र की मांग की उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम भी एक समय हिंदू राष्ट्र की मांग करें। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग मानी किसने? संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र रहा ही नहीं।